हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक में। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशल कोर्स वर्क के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी जो है तो वहाँ पे कोर्स वर्क का क्या कुछ फंडा है, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है, कितनी फ़ीस लगती है और क्या क्या वहाँ पे कंडीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है हम उस पर विज़िट करेंगे। तो वहाँ पे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक पीएचडी के नाम से आपको एक अलग ही मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे इंस्ट्रक्शन मैनुअल एंड पीएचडी ऑडियंस। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैनुअल में जाओगे, यहाँ पे आपको आई थिंक फ़ीस के बारे में बताया गया है कि जो कोर्स वर्क की फ़ीस है वो कितनी लगती है। देख लेते हैं। सबसे पहले हम फ़ीस का ही डिस्कस कर लेते हैं। ओके सॉरी। तो देखिए फ़ीस ये रही, फ़ीस स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार आप। सबसे पहले तो जो रेगुलर और फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए है। ठीक है, फ़ीस स्ट्रक्चर देख लीजिए। जो फुल टाइम वाले हैं कोर्स वर्क फ़ीस यहाँ पे कितनी लगने वाली है, 25,000। ठीक है, 25,000 यहाँ पे कोर्स वर्क फ़ीस लगने वाली है। किसके लिए? फुल टाइम वालों के लिए। एंड अगर हम बात करें पार्ट टाइम की, देन पार्ट टाइम की कोर्स वर्क फ़ीस यहाँ पे है 50,000। ठीक है, उसके बाद है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी है 3,000 फुल टाइम के लिए। एंड जो पार्ट टाइम है उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो है 10,000। ओके, एंड उसके बाद है पर सेमेस्टर फ़ीस। पर सेमेस्टर फ़ीस आपकी यहाँ पे होने वाली है 5,000 एंड पार्ट टाइम के लिए होने वाली है 15,000। एंड उसके बाद बात आ जाती है लास्ट में आपका जो थीसिस इवैल्यूएशन होता है। तो थीसिस इवैल्यूएशन की यहाँ पे फुल टाइम की है 20,000 एंड पार्ट टाइम वालों के लिए कितनी है 25,000। ठीक है, तो देखिए एक और क्वेश्चन था कि कितने सेमेस्टर होते हैं। तो देखिए आपकी जो मिनिमम जो कंडीशन है आप 3 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं। देन मैक्सिमम आपकी 5 ईयर होती है फुल टाइम वालों के लिए। एंड पार्ट टाइम वालों को कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए। अब कोर्स वर्क की अगर हम बात करें तो 6 मंथ का कोर्स वर्क है, बट नहीं पता ये जिस हिसाब से हर चीज़ लेट ही करे तो शायद कोर्स वर्क भी लेट ही जाएगा 6 मंथ से। तो वैसे वैसे 6 मंथ का होता है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में ये 1 ईयर का भी होता है, बट यहाँ पे 6 मंथ का है। ठीक है, तो आपकी कोर्स वर्क फ़ीस जो है ये 6 मंथ की है। एंड साथ ही रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी आपको यहाँ पे देनी होगी। और मैं आपको बता दूँ कि जो थीसिस इवैल्यूएशन फ़ीस है ये अभी नहीं देनी है। अभी सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन, आई थिंक रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी आपको बाद में ही देनी है जब कोर्स वर्क में आपका कंप्लीट हो जाता है ना। इसमें डाउट है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस और कोर्स वर्क फ़ीस ये शायद दोनों एक साथ देनी होगी या तो। ठीक है, बट जो ये सेमेस्टर ये थीसिस इवैल्यूएशन ये जो है ना ये बाद में देनी है। ठीक है, अब उसके बाद बात आ जाती है कि आपको कितने मार्क्स लेने होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस से अपनी साइट पे और जो पीएचडी ऑडियंस है यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं ना यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और सबके आंसर यहाँ पे आपको मिलेंगे। आप खुद भी एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। अगर आप इसको अच्छे से रीड करोगे आराम से बैठ के, देन फर्स्ट पेज पे आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड यहाँ पे कमेंसमेंट। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, प्रोसीजर फॉर एडमिशन, फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम, पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम। अब देखिए जिसको भी जो डाउट हो, जिसके भी जो क्वेश्चन हो, फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सब लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है एलोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए। ठीक है, जो एलोकेट होते हैं, जो सुपरवाइजर हमें मिलते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी रिसर्च सुपरवाइजर और को सुपरवाइजर। ठीक है, उसके बाद है एलोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर, नंबर ऑफ पीएचडी स्कॉलर्स पर सुपरवाइजर की, एक सुपरवाइजर के पास कितने नंबर ऑफ पीएचडी स्कॉलर होते हैं, ये सब भी यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कोर्स वर्क। अब कोर्स वर्क में हमें क्या क्या मिलेगा, क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स की कितने क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, नंबर, ड्यूरेशन, सिलेबस, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर कंप्लीट। ओके, तो 10 to 12 पेज पे हमें ये मिलेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 10 to 12 पेज पे जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि हमें कोर्स वर्क का ही देखना है। अगर कोई और डाउट हो देन आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो 10 to 12 पेज पे अब ये आ गया कोर्स वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोर्स वर्क में हमें क्या लिखा हुआ है, द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फॉर द PhD कोर्स वर्क इज़ ए मिनिमम ऑफ 12 क्रेडिट इंक्लूडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम जो क्रेडिट है वो 12 इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, जब हम वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं ना, तो जैसे हमें मार्क्स मिलते हैं तो यहाँ पे हमें क्रेडिट मिलते हैं। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम होंगे कोर्स वर्क में। अब देखिए कोर्स वर्क में हमें क्या क्या रीड करना होगा, क्या पढ़ना है हमें। ए रिसर्च मैथडोलॉजी कोर्स, एक आपका रिसर्च मैथडोलॉजी होगा, एक आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो ये आपका कोर्स वर्क का रहने वाला है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, कोर्स वर्क के टाइम पे ही हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस टॉपिक में PhD करनी है, किस टॉपिक में हमें रिसर्च करना है, साथ के साथ हमें वो भी स्टडी करते जाना है। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्कुल अच्छे से बना लेनी है कोर्स वर्क के टाइम पे ही। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, जिसको हम RAC बोलते हैं, कैन ऑल्सो RAC जो ये है रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, ये सबको मिलती है। ठीक है, सबके लिए होती है, उसमें मेंबर अलग अलग ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए कैन ऑल्सो रिकमेंड UGC रिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन कोर्स एज पार्ट ऑफ द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फॉर द PhD प्रोग्राम। ओके, उसके बाद क्या है, all candidate admitted in PhD program with the essential qualification as mentioned previously shall complete the coursework। फोर्थ क्या है, इफ़ एन एडमिटेड कैंडिडेट फेल इन कोर्स वर्क, ये है इंपॉर्टेंट। अब ये देख लीजिए, अगर कोई बच्चा कोर्स वर्क में फेल हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए आपको जितने क्रेडिट लेने थे आप नहीं ले पाए, देन आपका क्या आता है वहाँ पे, सेटिस्फैक्ट्री एंड अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, जैसे ही आप कोर्स में पास होते हो देन सेटिस्फैक्ट्री, अगर आप फेल हो जाते हो देन आपका क्या आएगा, अनसेटिस्फैक्ट्री। मान लीजिए आपका अनसेटिस्फैक्ट्री आ जाता है, यानी कि अगर आप फेल हो जाते हो तो क्या होगा। उसके बाद देखिए क्या कहा है, ही एंड सी विल गेट अनदर चांस टू रीअपियर, उसको एक अलग चांस मिलता है। ठीक है, रीअपियर इन द नेक्स्ट कोर्स वर्क एग्जामिनेशन। ठीक है, जो नेक्स्ट कोर्स वर्क आपका होगा, फिर मतलब अदर स्टूडेंट्स का जो होगा, आप उसमें अपीयर हो सकते हैं ओनली आफ्टर द सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस। बट कब होगा, जब आप कोर्स वर्क की एग्जामिनेशन फ़ीस जब आप वहाँ पे फिल कर दोगे, उसके बाद ही आपको दोबारा से वहाँ पे बैठने दिया जाएगा। ठीक है, तो आप डरना मत, अगर आप फेल भी हो जाते हो देन आप नेक्स्ट जो कोर्स वर्क एग्ज़ाम होगा उसमें अपीयर हो सकते हो। बट अब फिफ्थ पॉइंट अब और भी इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा क्या है, in cases where the candidate fail to appear in the coursework examination due to any reason। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, वो कोर्स वर्क जो एग्ज़ाम होना है उसमें नहीं अपीयर हो पाया किसी रीज़न से। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक जेन्युइन रीज़न था जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में नहीं आ पाया, देन क्या होगा, ही एंड सी मे बी अलाउड टू अपीयर इन द नेक्स्ट कोर्स वर्क एग्जामिनेशन विदाउट सबमिशन ऑफ फीस। ठीक है, इसको अब जो नेक्स्ट कोर्स वर्क एग्जाम होने वाला है उसमें अपीयर होने दिया जाएगा, बट विदाउट एग्जामिनेशन फीस, इसको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। बट अगर कोई फेल होता है तो उसको फ़ीस देनी पड़ेगी, लेकिन अगर किसी का पेपर छूट जाता है किसी रीजन से तो वो बिना एग्जामिनेशन फ़ीस दिए वो नेक्स्ट टाइम अपीयर हो सकता है। ठीक है, अब सिक्स्थ नंबर पे क्या है, इफ़ द कैंडिडेट्स फेल। ओके, सिक्स्थ में ये कहा है, मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट है, फर्स्ट टाइम वो फेल हुआ, ठीक है, चलो सेकंड टाइम अपीयर हो गया वो, लेकिन अगर वो सेकंड टाइम भी फेल हो जाता है देन क्या होगा, तो देखिए वहाँ पे उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद वाइस चांसलर से ही बात होगी। ठीक है, कि वो दोबारा से लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं, तो आप ऐसा मौका मत दीजिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि फ़र्स्ट टाइम ही आप उसको सेटिस्फैक्ट्री में ले जाओ। ओके, नहीं तो अगर आपने दूसरी बार भी अगर पास नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा वहाँ पे। अब उसके बाद क्या है, ए PhD स्कॉलर मस्ट ऑब्टेन ए मिनिमम ऑफ 55 मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन UGC 10 पॉइंट स्केल इन द कोर्स वर्क। ओके, ये 55% मिनिमम मार्क्स की बात की है इसने कोर्स वर्क में। ठीक है, टू बी एलिजिबल टू कंटिन्यू इन द प्रोग्राम एंड सबमिट हिज और हिज हर थीसिस। ओके, इसने कहा है कि अपने थीसिस और या फिर अपने PhD प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने के लिए आपको कोर्स वर्क में मिनिमम 55 मार्क्स तो लाने होंगे।
अब उसके बाद 8th नंबर पे क्या कहा है, ऑल PhD स्कॉलर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन shall be required to train in teaching, education, pedagogy, writing related to their chosen PhD subject during their doctoral period. PhD scholars may also be assigned 4 to 6 hours per week of teaching, research assistancy for conducting tutorial और लेबोरेटरी वर्क एंड इवेल्युएशन। इसने कहा है कि PhD के टाइम पे, ठीक है, ये होता भी है वैसे भी, अगर आप कहीं पे भी PhD करते हो ना तो मतलब वो देते हैं या तो ट्यूटोरियल क्लास दे देते हैं आपको, या फिर एक कंप्लीट कोर्स भी दे देते हैं कई बार। बट इन्होंने ये लिखा है कि पर वीक में आपको 4 to 6 आवर के लिए आपको वर्क दिया जाएगा। अब ये हो सकता है कि आपको ट्यूटोरियल क्लास दी जाए या फिर राइटिंग का हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है। बट देखिए होता है कई कई जगह पे क्या होता है कि वीक में 1 या 2 ट्यूटोरियल क्लास लेनी होती है, कई जगह पे क्या होता है कि हमें कंप्लीट कोर्स भी टीच करना होता है, ठीक है। तो ये तो उसी के बारे में है कि आपको 4 to 6 आवर वहाँ पे वर्क करने को दिया जाएगा, ठीक है, आपको ट्रेन के लिए, ठीक है। ये रिक्वायर टू ट्रेन इन टीचिंग, एजुकेशन, पेडागोगी, राइटिंग रिलेटेड टू देयर चूजन, ठीक है। ओके, अपना जो भी सब्जेक्ट होगा उसी से रिलेटेड काम दिया जाएगा, इससे अलग नहीं देंगे, ठीक है। तो यही था कोर्स वर्क के बारे में, तो जो भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है और आप यहाँ पे अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर कोई